नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अब सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप जड़ा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र की नीति को जिम्मेदार ठहराया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के संबंध में एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर मुझे चिट्ठी लिखी गई और उसे ट्विटर पर डाला गया। ऐसे में ट्विटर के माध्यम से भेजे गए पत्र का मुझे भी मजबूरन ट्विटर के माध्यम से ही जवाब देना पड़ रहा है। राजस्थान में 28 मई तक हम 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। जहां तक वेस्टेज का सवाल है, 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स हैं वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद, चाहे वो यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्शली यूज्ड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कुछ हल्की पड़ी है। प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या के साथ ही मौतों की संख्या भी सरकारी रिकॉर्ड में घटने लगी है, लेकिन WHO सहित विशेषज्ञों ने तीसरी वेव की भी चेतावनी जारी कर रखी है, जिसका असर आमजन के साथ ही बच्चों पर पड़ने की सबसे ज्यादा आशंका है। ऐसे में चिकित्सा विशेषज्ञों की क्या है राय और सरकार की ओर से कोविड नियंत्रण के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, इसी पर संवाददाता नीरज शर्मा ने मालवीय नगर के सेक्टर 6 में स्थित राजकीय डिस्पेंसरी के इंचार्ज मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर वरुण माथुर से की खास बातचीत। कोविड महामारी का दौर है, जो दूसरी लहर थी वो अब थोड़ी धीमी पड़ने लगी है और सरकार ये चाह रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे अब अमल में लेके आया जाए। लेकिन अभी भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों ने जताई है और साथ ही ये भी कहा है बच्चों पर भी इसका एक नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी सावधानी इसलिए बरतने की जरूरत है कि पहली लहर की तरह कहीं गलती ना हो जाए, लोग एक साथ भीड़ भाड़ भरे इलाकों में ना आ जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना ना भूल जाएं। हमारे साथ में है डॉक्टर वरुण माथुर, जो कि मालवीय नगर सेक्टर 6 डिस्पेंसरी के इंचार्ज हैं और साथ ही मेडिसिन से आने वाले फिजिशियन हैं और कोविड के मरीजों को भी देख रहे हैं। सर, जो ये सेकेंड वेव है, इस सेकेंड वेव के अंदर आपने बहुत सारे मरीज देखे हैं जो कोविड से भी ग्रस्त रहे हैं, आपने रेफर भी किया अलग अस्पतालों में। थर्ड वेव की बात कही जा रही है, थर्ड वेव को लेकर कितना सतर्क होना चाहिए? देखिए, सरकार और पूरा जो प्रशासन है वो बहुत सतर्क है। हम लोग लगातार जो भी सैम्पलिंग करनी है वो कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम सरकार की तरफ से बहुत तेज़ी से चल रहा है। पेशेंट्स भी जो आ रहे हैं, अब हम डोर टू डोर भी हमने सैम्पलिंग चालू करा है। अभी जो हमारा एंटीबॉडी किट आया है, जो कि अभी चिकित्सा मंत्री जी ने भी कहा था, तो वो भी अब हम डोर टू डोर जाके हर डिस्पेंसरीज में टीम आ रही है और टीम जाके डोर टू डोर हर एरिया में सैम्पलिंग कर रही है। हम ILI जो केसेस होते हैं उनको निकाल के उनको घर पे ही जो दवाइयाँ हैं वो पहुँचा रहे हैं। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और थर्ड वेव की जो तैयारी है वो सरकार पूरा जोर लगा के काम कर रही है और थर्ड वेव का पूरा हम तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। सर, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी चल रहा है आपके यहाँ। कितने ईयर्स की जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, किस एज ग्रुप की लग रही है? और दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कई लोगों के अंदर, उसको किस तरीके से दूर करें? देखिए, वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी। 45 एंड अबव की अभी हमारे पास भी हमारी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डोज। और अभी जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड अवेलेबल है। लोगों में भ्रम ये जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू आ रहा है, लेकिन हम भी अपने IEC मीडियम और हम भी आगे बढ़ के आप प्रेस वालों के साथ लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे बिल्कुल भ्रमित ना हो। वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पहले कोई कार्डियक हिस्ट्री रही हो, चाहे आपके पहले कोई ब्रेन की हिस्ट्री रही हो, लंग की हिस्ट्री रही हो, कोई रीनल फेलियर हो। सब जने जो भी पहले कोमॉर्बिडिटीज से मतलब ग्रसित हैं उनके लिए भी वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैक्सीन सबको लगानी है जो भी 18 एंड अबव क्राइटेरिया में है। सर, किस स्थिति में वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं मेडिकल जब वैक्सीन को कुछ दिनों के लिए अवॉइड किया जा सकता है?
देखिए, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे IMA की तरफ से भी यही गाइडलाइन है कि वैक्सीन सबको लगवानी है, चाहे आपके पहले हार्ट की डिजीज़ रही हो, ब्रेन की डिजीज़ रही हो, लिवर की डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ हो, सबको वैक्सीन लगानी है जो भी 18+ अबव है। सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए अभी मना करा गया है कि उनको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अभी डेटा आया नहीं है। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए भी आ गया है, जो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी अब वैक्सीन लगवा सकती हैं, पहले वो गाइडलाइन से बाहर थी। सो वैक्सीन के लिए सबके लिए गाइडलाइन आई है और सबको लगवानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें और इस जो महामारी है इस पर जीत हासिल करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट स्ट्रोक की समस्या भी बढ़ रही है। देखिए, जो ये कोविड वायरस है ये हार्ट को 5-6 प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हार्ट की अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है, जब भी ये नुकसान पहुंचा रहा है, और कोई नया पेशेंट है जिसको कोविड हुआ है तो हार्ट की मसल्स को ये डैमेज करता है, जिसको हम मायोपैथी बोलते हैं, कार्डियक मायोपैथी। जो हार्ट की बाहर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आने के भी चांस रहते हैं इस कोविड की वजह से, और अदर हम कॉम्प्लिकेशंस भी देख रहे हैं अब, जैसे कि मैंने बताया ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगस फैला हुआ है, ये भी एक तरीके का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। इन पेशेंटों को बहुत ध्यान से रखना पड़ रहा है, जिनके ब्लड मार्कर्स बढ़े हुए हैं उनको हम जो स्टीरॉइड्स हैं उनसे भी टेपर कर रहे हैं और एंटीबायोटिक्स भी हैं उनसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, और पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन दवाइयों को। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर वरुण माथुर, मालवीय नगर सेक्टर 6 डिस्पेंसरी के UPSC के इंचार्ज हैं। निश्चित रूप से लगातार कोरोना वॉरियर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो खुद अपनी जान को रिस्क पर लेकर के मरीजों को रात दिन देख रहे हैं, और निश्चित रूप से आम जन को ये संदेश दे रहे हैं कि आप बीमारी से घबराइए नहीं, कोई बीमारी है तो आप उपचार के लिए चिकित्सक के पास पहुंचें और रोग का निदान करने के बाद में पूरा उपचार लें, ताकि ये बीमारी आगे और लोगों को ना फैले। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं आपको बता दें कि बीकानेर में अब कोरोना की जांच में कमी देखने को मिली है। लोग जांच करवाने में अपनी इच्छा ही नहीं जता रहे। बीकानेर के नवनियुक्त CMHO डॉक्टर OP चाहर का कहना है कि कोरोना की जांच करवाने के लिए सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक हुए लोगों का पता लगाने के लिए बीकानेर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है। बीकानेर के CMHO डॉक्टर OP चाहर से खास बातचीत की न्यूज इंडिया बीकानेर संवाददाता KK सिंह ने। तो हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के नवनियुक्त CMHO OP चाहर। बात करेंगे सर, बीकानेर में पिछले 6 महीने के अंदर तीसरे CMHO के तबादले के रूप में आपका नाम आया है। अब बीकानेर की स्थिति जैसी भी है वो आपके सामने है। अब कोरोना को लेकर आप क्या करने वाले हैं? कोरोना अब काफी कंट्रोल में आ चुका है। पब्लिक का भी सहयोग, प्रशासन का सहयोग, मेडिकल हेल्थ भी है, जनता ने भी सहयोग दिया है, तो इस पर काफी हद तक करीब करीब काबू पाया जा चुका है सेकेंड लेयर पे। तो जो थर्ड लेयर प्रस्तावित है या जो एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम आ सकती है, उसकी तैयारियां भी चल रही है। अभी घर घर सर्वे कराए जा रहे हैं, जिसमें खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट हैं या जो ब्लैक फंगस का से संबंधित कोई पेशेंट हो उसकी भी तहकीकात की जा रही है। कोई संभावित रोगी है तो PPM में पहुँचाया जा रहा है। और तीसरा ये छोटे बच्चे जो 18 साल से नई स्कीम बनाई सरकार ने, 18 साल से छोटे बच्चों के पेरेंट्स गुजर गए, कोई माँ बाप अकेले या दोनों में कोई गुजर गए, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी NGO, बाल कल्याण बोर्ड सारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, तो उनको एक लाइन लिस्टिंग हो जा रही है और सर्वे करके उनको दवाइयाँ दिलाई जा रही है और उनको टेस्टिंग के लिए बोला जा रहा है। टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं सभी UPSC इंचार्ज को, गाँव में भी, ब्लॉक की CMO को भी टेस्टिंग की दर थोड़ी बढ़ाई जाए संख्या। CMO साहब, बड़ा सवाल ये है कि पिछले दिनों जहाँ सैंपलिंग कम हो रही है वहाँ मौतों की अधिकता है कोरोना से जुड़े हुए लोगों, क्या कहें? नहीं, ऐसे तो कोई मिला नहीं। ज्यादातर मौतें शहरी क्षेत्र में हुई है, तो यहाँ जांचों में कोई मनाही नहीं है। PPM में सेटेलाइट सैंपल कम हो रहे हैं। सैंपल अब लोग आगे नहीं आ रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि सैंपलिंग से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लोगों का सोचना है ये, इसलिए लोग बीच में बहुत लोग जबरदस्त सैंपलिंग करा रहे थे। अब धीरे धीरे जनता के समझ में आ गया है कि सैंपल से ज्यादा डिस्टेंसिंग और वो उनका पालन करो। तो सैंपलिंग थोड़ी पब्लिक की तरफ से आना करिए। मैं लोगों को कहूँगा आगे आए और जांच कराएं, सबसे जरूरी है। जांच से पता चलेगा कहाँ बीमारी है और किधर जा रही है, किस मतलब एज ग्रुप में। अगर मौतों की बात करें, बड़ी हुई मौतों की बात करें, अभी जो पेशेंट भर्ती हैं वो सीरियस हैं, वही हैं जो लंबे, ये इस बीमारी में खासियत है इसका ऑक्सीजन 20-20 दिन, महीने 1.5 महीने ऑक्सीजन चल रही है। तो वो अब जो सीरियस पेशेंट है वो अस्पतालों में है, नहीं आने बंद हो गए। सीरियस पेशेंट ज्यादातर वेंटिलेटर पे ही हैं, तो इसमें मृत्यु दर बढ़ेगी, इसमें संभावना ऐसी है। नवनियुक्त CMHO डॉक्टर OP चाहर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि
बीकानेर में जहां सर्वे किया जा रहा है वहीं लोगों को भी मोटिवेट करना चाहेंगे और बराबर यहां पर इसका एक तरह से कहा जा सकता है कि जांचें करवाएं और सैंपलिंग बढ़वाएं, क्योंकि लोगों में आजकल इंटरेस्ट कम है कि कोरोना के प्रति जो सैंपल जो करवा रहे थे वो अब आजकल नहीं करवा रहे। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। तो वहीं आपको बता दें कि भरतपुर जिले के बयाना में देवनारायण योजना से स्वीकृत आवासीय बालिका विद्यालय पीपरा के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने आवासीय बालिका विद्यालय का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री जाटव का पीपरा जाते समय नेहरा क्षेत्र के लोगों ने जगह जगह विरोध किया। ऐसे में भजन लाल जाटव मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। तो वहीं जाटव को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान लोगों ने बताया कि भजन लाल कभी भी क्षेत्र के विकास की सुध नहीं लेते, जबकि जाटव दूसरी बार यहां से विधायक बने हैं। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी पर दिए गए बयान के बाद डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने मंगलवार को ब्लैक डे मनाया। इस दौरान चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर मरीजों की सेवाएं की। आईएमए के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने बताया कि कोटा के सभी डॉक्टर बाबा रामदेव के द्वारा कोरोना में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों का उपहास उड़ाने वाले बयान से आहत हैं। हम किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं है, बाबा रामदेव को अपना काम करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव के द्वारा इस बयान पर एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल और आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। राज्य भर में देशव्यापी आह्वान पर राज्य भर में सेवारत चिकित्सकों के साथ साथ आईएमए द्वारा भी बाबा रामदेव के विरोध स्वरूप ब्लैक रिबन, ब्लैक मास्क, ब्लैक टोपी या ब्लैक कपड़ों में प्रदर्शन किया गया है। मुख्यतः बात यह है कि बाबा रामदेव द्वारा जिन चिकित्सकों ने करोड़ों जनता को बचाया और जो चिकित्सक बचाते बचाते शहीद हो गए, उन दिवंगत चिकित्सकों का अपमान किया। हमें किसी पैथी से कोई तकलीफ नहीं है। हमने कभी भी आयुर्वेद पैथी या योगा पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो खासम खास है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के बाबा रामदेव, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करे, ये कतई जायज़ नहीं है। तो वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। तो वहीं आईएमए भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि एलोपैथिक चिकित्सक कभी भी आयुर्वेद का विरोध नहीं करते, लेकिन जो बाबा रामदेव ने बयान दिया उसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। बाबा रामदेव, मैं उनको सम्मानीय रामदेव जी बोलूंगा, इन्होंने जो इस कोरोना काल में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सकों के लिए जो गलत स्टेटमेंट दिए हैं, उसका राष्ट्रीय नेशनल आईएमए के आह्वान पे भीलवाड़ा आईएमए ब्रांच ब्लैक रिबन बांध के अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि टोंक में नगर परिषद के सफाई कर्मी के साथ मौलाईपुरा ग्राम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कचरा संग्रहण करने के दौरान मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मारपीट का मामला सामने आने के बाद सफाई कर्मियों ने इस पर आक्रोश जताया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही जिला कलेक्टर को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। वाहन गार्ड लेने कर गया था वहाँ पर कचरा लेने के लिए। उन्होंने को कहा भैया यहाँ से हटो, कचरा ले यहाँ से, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो बीच बचाव करने नहीं आया? कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। 8-10 जने तो वो पहले तो 2-3 जने बीच बचाव भी करा रहे थे, फिर बाद में वो खुद भी मारने लग गए। चेन लॉकेट वगैरह मोबाइल तोड़ दिया। सफाई कर्मचारी वहाँ कोई कचरा का डिब्बा उठाने गए थे, तो वहाँ ये कुछ फितरती किस्म के लोग हैं ये, और उन्होंने उनके साथ कोई जो मजामत की है, जो मारपीट की है, उनके लिए हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी।
दबिश दी गई थी कल भी, मगर मिले नहीं, मगर आज तक इनको गिरफ्तार कर लेंगे। कचरा गाड़ी पे चलता, वहाँ पे कचरा संग्रहण के लिए गया था, तो वहाँ 4-5 युवक थे, वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। इसने जब कहा कि भाई थोड़ा दूर हट जाओ, मैं ये कचरा लूँगा, तो उन लोगों ने बिना बातचीत करे इसके साथ मारपीट करना चालू कर दिया। उस मारपीट का वीडियो भी मौजूद है और उसके गवाह भी मौजूद है। इसको बहुत ज़्यादा मारपीट करी है, जबकि सफाई कर्मचारी अभी कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रशासन और जो आम जन है उनके द्वारा अनदेखी की जा रही है और उनको मारा पीटा। तो वहीं राजस्थान के छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस ने भी अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बाड़मेर के समदड़ी कल्याणपुर क्षेत्र के खारवा गांव में ब्लैक फंगस का एक मरीज मिला, जिसे स्वास्थ्य प्रशासनिक अधिकारी और सरपंच ने समझाइश कर जोधपुर एम्स अस्पताल पहुंचाया। लेकिन दूसरी बार झाड़ फूंक के चक्कर में ब्लैक फंगस के मरीज को परिजन वापस अस्पताल से घर लेकर आ गए। जहां गांव वालों ने भी इस पर नाराजगी जताई तो परिजन मरीज को गांव में बाहर ढाणी में ले गए। तो वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आई तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। भादवा वाला गांव और संगराना माइनर में नहर टूटने से आसपास के गांव और खेत जलमग्न हो गए। सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिकारी सहायक अभियंता अनिल मीणा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से जेसीबी के द्वारा नहर को रिपेयर किया। तो वहीं जिले में प्रचंड गर्मी से भी हालांकि लोगों को कुछ राहत मिलती नजर आई। तो वहीं अनाज मंडी में तिलम संघ के अधिकारियों की उदासीनता के चलते गेहूं बारिश में भीग गए। आपको बता दें कि नागौर एसपी श्वेता धनखड़ कुचामन सिटी के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी ली। एसपी श्वेता ने इस दौरान कुचामन थाना से प्रमुख बाजारों तक पैदल भ्रमण किया। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि सभी व्यापारियों को समयबद्ध तरीके से दुकान बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की एक ब्रांच पर कार्रवाई की है। बता दें कि रडेवाला सड़क मार्ग पर वार्ड नंबर 8 में एक मकान में अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। तो वहीं सीआई ने बताया कि काफी दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि वार्ड 8 में एक व्यक्ति घर में अवैध शराब बेचने का कार्य कर रहा है, जिसकी रैकी करवाकर छापा मारा गया, जिसमें कई प्रकार के ब्रांड के साथ कुल 98 पौवे बरामद किए गए। तो वहीं आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हम रेकी करवा रहे थे। आज हमें पुख्ता सूचना मिली थी कि उसके पास शराब है। अगर अचानक उस पर छापा मारा जाए तो भारी मात्रा में शराब बरामद की जा सकती है। हमने रेड मारी और रेड मारने के दौरान घर के अंदर है वो तकरीबन 7-8 गत्ता कार्टून के अंदर विभिन्न ब्रांड के, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 18 इस तरह के प्रत्येक कार्टून में हमें वो माल मिला है। वो अलग अलग वेराइटी है, कोई रॉयल जिन है, रॉयल विस्की है। वो टोटल मिली 98 कौवे। लोकेश घर पे मुकदमा दर्ज किया। जवान सूर्य नारायण के साथ हुई 2.5 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सेना के जवान सूर्य नारायण के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई। सेना के जवान ने रेलवे का टिकट बुक करवाने के बाद अधिक पैसे रिफंड लेने के लिए कस्टमर केयर से बात की। इस दौरान कस्टमर केयर वालों ने ओटीपी नंबर लेकर सेना के जवान के साथ ऑनलाइन ठगी की, जिसके बाद सेना का जवान ठगी की इस घटना को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने 1.5 लाख रुपए स्टैंप पेमेंट करवाकर पैसे तो बचा लिए, लेकिन 1 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चार दिन पहले एक आर्मी के सिपाही के साथ में रेलवे टिकट के रिफंड के नाम पे एक ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल करके 2.5 लाख की ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए उसके वापस रिवर्ट हो गए थे। 1 लाख रुपए अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो जो 1 लाख रुपए बचे हुए थे उसके लिए हमने FIR दर्ज करी है, अनुसंधान कर रहे हैं।
तो एक कोटा एसीबी की टीम ने दिगौद में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई की। एसीबी ने पीएचसी पर कार्यरत सुपरवाइजर शकीला बानो और कंप्यूटर ऑपरेटर सत्य प्रकाश को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। इस दौरान सीएचसी में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी निरीक्षक चंद्र कंवर ने बताया कि एक परिवादी दाखा मेघवाल ने परिवाद दिया, जिसमें बताया कि परिवादियों का इंसेंटिव मानदेय टीए डीए दिगौद पीएचसी उठाता है। पीएचसी दिगौद में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रही शकीला बानो द्वारा इसका पूरा कार्य किया जाता है और ऐसे में परिवादी के सेक्टर में 5 आशा सहयोगिनियों के 7,048 रुपए प्रति आशा सहयोगिनी को दिए जाते हैं, जिसके चेक भी जारी किए गए थे। ऐसे में चेक के बदले सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी। हाँ, मेघवाल है, ये आशा सहयोगिनी है। इन्होंने अपनी सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सुपरवाइजर शकीला बानो और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कि संविदा कर्मी हैं सत्य प्रकाश उर्फ सतीश। इन दोनों की कंप्लेन करी थी कि मेरे जो टीए इंसेंटिव डीए होते हैं वो इनके यहीं बनते हैं, वो उन चेक्स के एवज में ये मुझसे आधा पैसा मांगते हैं। जब हमने वक्त सत्यापन कराया तो सत्यापन के टाइम उन्होंने 1,000 रुपये तो ले लिए थे और बाकी के बचे हुए 2,500 रुपये आज देते हुए हमने इन्हें रेड हैंडेड ट्रैप कर। तो 12 के मंगलौर में एसडीएम ने ज्योतिबा फुले सामुदायिक भवन में नगर पालिका के पार्षदों के साथ बैठक ली, जिसमें कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 2 जून से कोरोना के केसेस में कमी होने पर आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई है। ऐसे में हमें भी इस छूट का अनुचित लाभ नहीं लेना है। यदि हमने गाइडलाइन की पालना करने में जरा भी लापरवाही बरती तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। बैठक में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बारे में भी पार्षदों से विस्तृत चर्चा की गई। तो ये राजधानी जयपुर के रामगंज में प्रसिद्ध समाज सेवी हाजी रफत अली के जनाजे में उमड़ी भीड़ को लेकर बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना महामारी में लागू सख्त लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। तो वहीं कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और उनके जनप्रतिनिधि इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो पाबंदियों की पालना किस प्रकार से होगी और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी पलटवार कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर आरोप लगाना बीजेपी की छोटी मानसिकता है। मौलाना जी की अंतिम यात्रा में जिस प्रकार से सरकार की नाक के नीचे और राजधानी में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और उसमें कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि तीज का जुलूस आपने क्यों कैंसिल किया। अभी आपकी ईद का है, वो जुलूस आपने क्यों रोका। हमारे श्रमण संघी महामंत्री सौभाग्य मुनि जी का कोरोना में मृत्यु हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था, तब गांव में कड़िया में उनका दाह संस्कार जहां किया गया वहां भी जो लोग केवल दर्शन करने के लिए आ गए उनको भगाने के लिए आपने दुनिया भर की पुलिस लगा दी। तो धर्म तो सभी के समान ही होते हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी उसकी जिम्मेदार कोई है या नहीं है, और है तो केवल और केवल धर्म विशेष के लोगों को ही इस प्रकार की छूट सरकार देने की मानसिकता क्या बताती है। ये बात कहना और सीएम साहब पे एलिगेशन लगाना ये छोटी मानसिकता है बीजेपी की। कायदे की बात ये है, एक आदमी, उस आदमी की डेथ हो गई जिस आदमी की आवाज़ पे हम कल तक ये उम्मीद करते थे कि हम इस आदमी से आवाज़ करवाएंगे तो समाज का तबका मानेगा, समाज के लोग मानेंगे। हम इससे अनाउंसमेंट कराएंगे कि समाज को कि आप घर में नमाज पढ़ो, घर में रहो, लॉकडाउन में रहो। तो जिस आदमी ने 2 साल से सरकार के साथ, कानून के साथ, कोरोना की गाइडलाइन के साथ में खड़ा रहा,
आज उसकी डेथ हो गई, कोरोना की वजह से भी आकस्मिक निधन हो गया। और ऐसे हालात में हो गया जब कोरोना चारों तरफ चल रहा है और समाज का हर आदमी पीड़ित है, तो उस समय उनकी डेथ हो गई। उनका अंतिम संस्कार का जनाजे का प्रोग्राम और वो ऑर्गेनाइज किया और जनाजा ले जाने की बात हुई, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे, जो लोग उनकी एक आवाज़ में रुक रहे थे, तो कुछ तो आकर्षण होगा उस आदमी की पर्सनैलिटी में, जिनके वीडियो से आदमी रुक जा रहा था। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं संवाददाता मुबारक खान से, जो कि कल काजी साहब के जनाजे पर देखी गई भीड़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई। आरोप प्रत्यारोप के दौर यहां पर चल पड़े हैं, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि भीड़ पे तो पहले तो रोक लगी हुई है कोविड गाइडलाइंस के चक्कर में, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तीज की सवारी नहीं निकली, ईद का जुलूस नहीं निकला, तमाम धार्मिक कार्यक्रम रद्द किए गए। और ऐसे में जब एक ठीक है वो प्रसिद्ध थे और उनकी मृत्यु का दुख है, लेकिन उसके बाद भी क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस भीड़ को रोका जाए। तो वहीं दूसरी ओर विधायक रफीक खान का कहना है कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा यह मामला था। तो अब बीजेपी और कांग्रेस इसमें अब गुत्थम गुत्था हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखी जा रही है। मुबारक, किस प्रकार से देखते हैं इसको? जी उमंग, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर लगातार जारी हैं। तो दूसरी ओर जो विधायक रफीक खान का जो बयान कल देर रात भी आया था, तो अभी आज भी उन्होंने यही बोला है कि ये एक भावनात्मक मुद्दा था। लोगों ने जनप्रतिनिधि को देखकर भावुक हो गए थे, भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए हैं लोगों से, तो लोगों ने उन्हें देखकर वहां जो बैरिकेड लगी हुई थी उनको हटाने की कोशिश की। और फिर जब विधायक ने समझाने की कोशिश की, लोगों से घरों में रहने की अपील की, हालांकि कुछ लोग घरों पर रुके, घरों की छतों पर चढ़े हुए थे, वो लोग भी कई गलियों के अंदर से लोग बाग निकलने लग गए, छतों से लोग नीचे उतर गए, काफी समझाइश की, मस्जिदों में ऐलान भी करवाया गया। उसके बावजूद भी वहां भीड़ काफी ज्यादा पहुंच गई थी। विधायक कुछ देर जनाजे के साथ हालांकि चले, उसके बाद विधायक लोगों से समझाइश करने के स्थान पर रुके, गलियों में लोगों को रोका गया, लेकिन आगे से आगे मैसेज फॉरवर्ड हो गया कि लोग भीड़ खूब है। तो इस तरीके की लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ते चले गए। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें, देखिए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां हर जगह ऐसे जब भी चाहे वो साले मोहम्मद जो गाजी फकीर के उनके पिता हैं, साले मोहम्मद जो मंत्री हैं राज्य सरकार के अंदर, उनके पिता का जब आखिरी जो सफर था उसके अंदर भी लोग इसी तरह के जैसलमेर के अंदर ऐसे ही भीड़ देखने को मिली थी। वहीं बीते दिनों जो लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना भंडारे के अंदर भी जो सुखराम जो कोहली हैं, धौलपुर के पूर्व भाजपा विधायक, उनके द्वारा भंडारे के अंदर प्रसादी वितरण के दौरान भी ऐसी चीजें देखने गई। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह की भीड़ हो जाती है, देखी जाती है, लेकिन धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये कोरोना गाइडलाइन की हम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि चुनाव के अंदर उपचुनाव प्रदेश में हो गए, उसका हर्जाना पूरे प्रदेश ने भुगता। 20-20 हजार के आंकड़े माफ कीजिएगा प्रदेश के अंदर आए, राजधानी के आंकड़े 5,000 को छूने लग गए थे। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, ये बीमारी किसी को देख कर नहीं आती है, किसी धर्म जाति मजहब को नहीं देखती है बीमारी। और हो सकता था यदि कल इस भीड़ के अंदर 5 या 10 भी पॉजिटिव होते तो वो कितना एक स्प्रेड हो सकता था, कितने लोगों तक वो बीमारी पहुंच सकती थी। ये इस चीज की गंभीरता को जब तक यदि हम नहीं समझेंगे तो इस बीमारी से हम नहीं बच पाएंगे। उमंग, लगातार आंकड़े बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन यदि इसी तरह की चीजें आगे भी देखने को मिलती है, सरकार इस पर ढिलाई बरतती है, तो कहीं ना कहीं आगे कोरोना के मामले और बढ़कर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल मुबारक, जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया, क्या साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर के इंतकाल पर भी इसी प्रकार की भीड़ देखी गई। तो वही इंद्राज गुर्जर भी इसी प्रकार से एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। बीते दिनों परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस के कई और बड़े वरिष्ठ नेता भी इसी प्रकार से एक शादी समारोह में देखे गए। और जाहिर सी बात है, इस तरह की घटनाएं बार बार कांग्रेस के द्वारा यहां पर देखी जा रही है, जिनकी सरकार है और सरकार ये दावा करती है कि कोरोना के खिलाफ हम बेहतर प्रबंधन करें। तो वहीं सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन तमाम कोशिशों पर पानी फेरते नजर आते हैं। जिस प्रकार से कहा गया, हमने सुबह एसपी साहब से भी हमने बात करी थी, उनका भी कहना था कि अगर विधायक चाहते तो शायद ये पॉसिबल हो सकता था कि भीड़ नहीं आती, क्योंकि ये भीड़ एकदम से नहीं आई। लोगों को जैसे जैसे पता पड़ता गया वैसे वैसे लोग उसमें जुड़ते नजर आ गए। और सबसे बड़ी बात मुबारक, यहां पर यह भी देखी गई कि जो लोग फालतू सड़क पर बैठे थे वो भी इसमें शामिल हो गए। जो वीडियो सामने आया है, अगर इस वीडियो पे नजर डालें, माननीय विधायक रफीक खान हो या फिर अमीन कागजी हो, अगर वो इस वीडियो की दुहाई देते हैं, अगर वो भी इस वीडियो पे ध्यान से अगर देखें, तो जब ये वीडियो बन रहा था उस समय भी लोग
कई लोग बिना मास्क के नजर आए। चलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात एक बार को उनकी हम मान लेते हैं कि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी थी, लेकिन मास्क तो पहन सकते थे। और सबसे बड़ी बात, रफीक खान जी हो, अमीन कागजी हो, या तमाम कांग्रेस के विधायक हो, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो, आपको पता है आप इस बीमारी की विभीषिका को आप पहले झेल चुके हैं, दूसरी बार प्रदेश इसको झेल रहा है। और कल के आंकड़े बेहद सुख देने वाले थे, बेहद हम कह सकते हैं कि एक तसल्ली देने वाले कल आंकड़े थे। 200 के आसपास कल का आंकड़ा आया था। और भगवान ना करे अगर इन 3000 की भीड़ में एक भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित पाया गया, क्योंकि अब सरकार अगर जिम्मेदारी लेती है, विधायक अगर जिम्मेदारी लेते हैं, तो इनमें से जो भी चिन्हित हैं उनका टेस्ट करा ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी यहां पर देखी जा रही है। मुबारक। बिल्कुल जी उमंग, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यदि ऐसी भीड़ जब 3 से 5,000 10,000 लोग यहाँ बताए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर भीड़ बढ़ती भी गई, कम भी होती गई। और जो खासकर उमंग हम बात करें विधायकों की, तो शुरुआत के अंदर जब सुबह इनकी इंतकाल की खबर जब आम लोगों तक पहुंची, तो उस समय प्रशासन, हालांकि जो इंटेलिजेंस है पुलिस की, वो तैयार थी। उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किए, लोगों को समझाइश के प्रयास किए, मस्जिदों में ऐलान करवाया, पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही थी, लोगों को हालांकि शुरुआत में इस तरह की एक अंदाजा था, लेकिन पुलिस ने कुछ हद तक कंट्रोल किया। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनको संपर्क किया कि आप आइए, आप लोगों से अपील करिए, घरों में रहें, क्योंकि यदि पुलिस किसी तरह की सख्ती बरतती है तो आम जन में ऐसे समय एक विरोध सामने आ जाता है। तो जनप्रतिनिधि होने के कारण दोनों ही विधायक वहां पहुंचे, लोगों को समझाइश की कोशिश की, लेकिन इसका उलट हुआ सब कुछ, क्योंकि विधायक को देखकर, दोनों विधायक जब पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर भावुक हो गए। और भावुक होने का नतीजा ये हुआ कि भीड़ उनसे बिना पूछे, बिना उनकी बात सुने निकलती गई। हालांकि काफी हद तक लोगों को रोकने के प्रयास दोनों विधायक करते नजर आए, और बाद में उस स्थान को छोड़कर अलग अलग गलियों में जाकर उन्होंने समझाइश की, लेकिन उसका नतीजा उमंग साफ देख सकते हैं वीडियो में, कुछ नतीजा नहीं निकला। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे कोरोना को लेकर संवेदनशील है, पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। कल से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, जो आज अनलॉक हुआ है, कुछ क्योंकि आज कर्फ्यू है, कल से एक बार फिर नई अनलॉक की गाइडलाइन की पालना होगी। तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यदि इस तरह की चीजें सामने आती तो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जो हाजी रफत साहब है उन्होंने खुद कोरोना, जो बीता कोरोना का पीरियड था उसके अंदर खुद ईद की नमाज के लिए, तमाम जो रमजान का महीना होता है, शब रात की रात होती है, इबादत की रात होती है, इन तमाम चीजों को लेकर मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए दिखाई देते थे वो, कि लोगों को कहते घर में रहिए, पूरी गाइडलाइन की पालना कीजिए, मस्जिदों में मत आइए। वो खुद पूरी सख्ती से इस चीज की पालना करते हो। उन्हीं के अंतिम यात्रा के अंदर यदि इस तरह की भीड़ सामने आती है तो ये बेहद दुखद है, चिंताजनक है। खुद पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं वो पूरा पुलिस को कोऑपरेट करते थे, यहाँ के लोगों को समझाइश करने में बड़ी उनकी भूमिका रहती थी। लेकिन जो कल के हालात है उमंग, बिल्कुल एक बड़ा सवालिया निशान सरकार पर खड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 1 या 10 मान लें अपन पॉजिटिव यहाँ अगर लोग होते तो एक बड़ा स्प्रेड यहाँ रामगंज के अंदर सामने आ सकता था। और पहले रामगंज एक बड़ा हब कोरोना का बन चुका था पिछले कोरोना काल के समय, यहीं जो राजधानी के अंदर सबसे बड़ा विस्फोट कोरोना का रामगंज से हुआ था। तो एक बार फिर क्या इस तरह की शुरुआत वहां से हो सकती है? जनप्रतिनिधियों को भी खुलकर एक बार इस पर बयानबाजी करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों को समझाने का जो तरीका था उनका, हालांकि वो कमजोर नजर आए, सख्ती से नहीं करवा पाए, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल मुबारक, बिल्कुल आपने सही कहा। विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का बात वही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहाँ पर कमी देखेगी, क्योंकि अगर वो चाहते या पुलिस प्रशासन को वो अगर खुली छूट शायद अगर देते तो इस प्रकार की भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई देती। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये भी बनता है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि काजी साहब खुद लोगों को समझाते थे कि कोरोना को देखते हुए इसकी पालना कीजिए। और बहुत दुख की बात है, जैसे आपने भी बताया, कि उन्हीं की अंतिम यात्रा में उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं किया गया। खैर, अब यह देखने वाली बात है कि क्या इन तमाम लोगों को चिन्हित करके, जितनों को भी चिन्हित किया जा सकता है, विधायक अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए यहां पर कोरोना टेस्ट करवाएंगे या नहीं। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए मुबारक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।